આજે ખરીફ પાકોની પરિસ્થિતિ, ચોમાસાની પ્રગતિ અને ખરીફ પાકોની પરિસ્થિતિ, આ વિષય પર એક અગત્યનો વેબિનાર આપણે કરવા જઈ રહ્યા છે. મિત્રો, ઘણા મિત્રો આપણી સાથે હવે જોડાઈ રહ્યા છે. આપણે માત્ર 3-5 મિनट જ આપણે આ वेबिनार चालू करसो। हमारे जो हिंदी में सुनने वाले जो श्रोता है उनके लिए बता दें कि जो मॉनसून की प्रोग्रेस जो हो रही है उसका हमारे खरीफ क्रॉप पर क्या असर होगा उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ हम हेजिंग की क्या अपॉर्चुनिटी आगे हमें मिल सकती है, जैसे खरीफ क्रॉप आएगा मार्केट में तो उसका हेजिंग करके हम कैसे कमा सकते हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे और उसका मार्गदर्शन बहुत अच्छा यहाँ सबको मिलेगा। तो 2-3 हमारे पैनलिस्ट है वो अभी ज्वाइंट हो रहे हैं, तो 2 मिनट में हम ये वेबिनार शुरू कर रहे हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे। हम शुरू करते हैं थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग मयूर भाई। गुड मॉर्निंग। वीरेन भाई ने ज्वाइन कर लिया है हाँ, और हमारे जितने भी गेस्ट है मुझे लगता है कि नट्टू भाई के अलावा बाकी सबने ज्वाइन कर लिया है। बराबर है? बराबर है। नट्टू भाई 5 मिनट में ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है। अभी मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर ज्वाइन करके बैठे हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है, उनको हम पनिश नहीं कर सकते। ऑलरेडी 5 मिनट 7 मिनट हमने वेट करवा लाया है, तो हम चालू कर देते हैं अपना प्रोग्राम और जैसे ही नट्टू भाई ज्वाइन करेंगे उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है? ठीक है कल्पेश भाई, वो हम चालू कर रहे हैं। वीरेन भाई भी ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ। हाँ दोस्तों, आज एनसीडीएक्स आईपीएफ ट्रस्ट और कमोडिटी वर्ल्ड दोनों के द्वारा हमने
या बीरेन भाई, મારો અવાજ આવે છે? बीरेन भाई आपका आवाज बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। वेलकम Okay, टू आवर वेबिनार। थैंक यू वेरी मच बीरेन भाई। दोस्तों, हम ये वेबिनार अभी चालू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कॉटन और कैस्टर के बारे में। तो हमारे गुजराती के जो लोग पार्टिसिपेंट्स हुए उनके लिए थोड़ी बात गुजराती में करेंगे और हिंदी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी हम बात करते रहेंगे। दोस्तों, कॉटन की सोइंग जो है पूरे देश में अभी देखे तो पूरा होने की तरफ आगे बढ़ रही है। जो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी हमारे फिगर आए वो 110 लाख हेक्टेयर के ऊपर थोड़ा हमारा सोइंग हो चुका है। पिछले साल हमारा 126 से 128 लाख हेक्टेयर में कॉटन की सोइंग हुई थी। इस बार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों में पिछले वर्ष के मुकाबले सोइंग कम हुई है। उड़ीसा और जो अदर स्टेट है वहां सोइंग पिछले साल के मुकाबले अच्छी हुई है। हम अगर बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के बारे में तो अमेरिका में भी जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है समस्या होगी वहां भी मेरे को सभी से गुजारिश है कि अपना जो अपने को म्यूट में रखे, तो बीच में क्या है आपका आवाज हम तक न आए। मेरी सबसे गुजारिश है, सब पैनलिस्ट है उनकी जब आएगी तब उनको अनम्यूट करके बोलना चाहिए, तो बीच में आप जो बात करते हैं उसका आवाज ना आए। मैं बात कर रहा था अमेरिका जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वहां भी सोइंग पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी कम हुई है। चाइना में भी कम हुई है। पाकिस्तान में पिछले 3 साल से सोइंग काफी कम हुई है और क्रॉप भी काफी कम हो रहा है, लेकिन वहां इस बार थोड़ी सोइंग बढ़ी है। ऑस्ट्रेलिया में भी सोइंग थोड़ी बढ़ी है। ब्राजील में जो कि फरवरी में क्रॉप आ चुका है वो पिछले वर्ष के मुकाबले कम आया है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में भी सिचुएशन जो है वो इस तरह से दिख रही है। न्यूयॉर्क की बात करें तो 2 दिन पहले हमने एक बार इंट्राडे देखा था कि 91 सेंट जो कि 3 साल के सबसे हाईएस्ट भाव है वो हमें दिखने मिले थे। पिछले 2 दिन से थोड़ा न्यूयॉर्क जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें प्राइस जो है वो थोड़ा गिरा है। हम हमारे आज की जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। हमारे साथ नॉर्थ इंडिया से सबसे एक्सपीरियंस वाले और जिनको कॉटन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन में भी कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम किया है। राकेश राठी जी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप अनम्यूट हो जाए तो आपकी भी आवाज हमें सुनाई देगी। आवाज आ रही है मयूर भाई हमारी? हाँ राकेश जी आ रही है। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो में थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन ठीक है। वीडियो से कोई खास बात नहीं है। ठीक है राकेश जी, आपकी आवाज आ रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राकेश जी, जो कल के सोइंग के फिगर आए हैं उनमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान अगर तीनों नॉर्थ जोन का मिला के देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले 3.5 लाख हेक्टेयर में सोइंग कम हुई है। पंजाब और राजस्थान में तो बहुत सोइंग कम हुई है। हरियाणा में जैसे देखा जाए तो बहुत कम नहीं हुई है। लेकिन आपका क्या इसके बारे में है, आगे सोइंग बढ़ सकती है राकेश जी? नहीं सर, हमारे क्या है, सोइंग की डेडलाइन थी 20 मई के करीब, तो अब हमारे यहाँ कोई स्कोप नहीं है। लोगों ने जो भी सोइंग करनी थी लास्ट जो है वो 5-10 जून तक जो सोइंग कर ली है। हमारे यहाँ पे अब कोई सोइंग का एरिया बढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। राकेश जी, सोइंग ये कम हुई, उसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ा कारण क्या था कि पानी की कमी जो कैनाल के अंदर नहीं थी। जैसे इंदिरा गांधी नहर है जो कि अपने अपर राजस्थान को काफी हद तक फीड करती है, वो जो है 28 मई तक जो है वो रिपेयर में थी। रिपेयर होने की वजह से उसमें पानी नहीं आ पाया
और जब वो पानी आया तो वो 10 जून के करीब जो है वो जाके वहां पे पानी मिलने लग गया। तो 10 जून के अंदर जो सोइंग करना है वो रिस्कियर है, उसमें यील्ड का लॉस भी रहता है और क्वालिटी का भी लॉस रहता है। मोर ओवर कुछ किसानों का जिस एरिया में कॉटन सोइंग होनी थी इरिगेशन की वजह से, वहां पे पिछले साल सरसों के भाव बहुत ऊंचे रहे हैं। तो सरसों की सोइंग को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सोचा अगर कॉटन की हम सोइंग करेंगे तो हम सरसों की सोइंग करने लायक नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कॉटन को डिस्कार्ड करके उसकी जगह जैसे अब वो मूंग है या गवार है या कोई ऐसी जो 60, 70, 90 दिन में पैदा होने वाली फसल है उसको प्रेफर कर रहे हैं। इसकी वजह से पानी का टाइम नहीं मिलना और लोगों का आपके इसके प्रति आकर्षण होना सरसों के प्रति, इसकी वजह से एरिया कम हुआ है। जैसे राजस्थान का है, फिर आप हरियाणा के कुछ बेल्ट है जिसमें आपका ये रेवाड़ी है या और एरिया है, वहां पे लोगों को वहां पे सीसीआई वहां तक नहीं पहुंच पाई थी उस मंडियों में। और अपर राजस्थान, लोअर राजस्थान का ये खैरथल बेल्ट है, अलवर बेल्ट है, वहां पे भी क्वालिटी नहीं होने की वजह से वहां पे भी सीसीआई नहीं पहुंच पाई थी। तो वहां पे जो भाव किसान को मिलना चाहिए था, जो कि बाकी स्टेट्स के अंदर सीसीआई के ऑपरेशन कवर होने की वजह से मिल पाए थे, वहां पे उनको वो भाव नहीं मिले। तो नहीं भाव मिलने की वजह से किसानों ने उस एरिया के अंदर बाजरे के ऊपर स्विच हो गया कि बाजरा हम कर लेते हैं। बाजरे के बाद में वहां पे एक तो लैंड भी सॉफ्ट है विच इज मोर सुटेबल फॉर बाजरा, उन्होंने बाजरे की बिजाई की और साथ में ये मद्देनजर रखा कि हम कॉटन से शिफ्ट होके हम सरसों की जो है वो किसान बिजाई कर पाएंगे, इसके भाव अट्रैक्टिव है, तो उन्होंने कॉटन को डिस्कार्ड किया। राकेश जी, ये जो सोइंग थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन आप मान रहे हैं कि जैसे रेगुलर जो अराइवल्स कॉटन की नोट से आती है पूरे देश के लिए, मेरे ख्याल से सितंबर 15 तारीख को अराइवल्स आपके यहाँ पे नई अराइवल्स शुरू हो जाती है। जी तो क्या आपका मानना है कि इस बार ये टाइम पर होगी या थोड़ी लेट होगी? और क्वालिटी के बारे में आपसे कुछ जानना है कि अभी तो बहुत हम जल्दी में बोल रहे हैं, लेकिन आपका अभी से क्या अनुमान है क्वालिटी? देखिए सर, क्या है कि एक तो कॉटन की अराइवल जो है ना जी, अगस्त और सितंबर की बरसात पे डिपेंड करता है। अगर अगस्त और सितंबर के अंदर बरसात ज्यादा होती है तो वो जो कॉटन का जो पकने का पीरियड है वो डिले होता जाता है। तो दैट इज ए मेजर फैक्टर विच इज गोइंग टू, वो जो है हमारे सितंबर की अराइवल को इफेक्ट करेगी। अगर सितंबर और अगस्त में कोई बरसात नहीं होती है तो हम ये सब उम्मीद करते हैं कि 15 सितंबर के करीब हमारे यहाँ पे अराइवल चालू हो जाएगी। और जहां तक यील्ड का सवाल है, आज से 5-10 दिन पहले तक हमारे ये चिंता बनी हुई थी कि कॉटन के एरिया के अंदर पानी की कमी थी। पानी का कमी होने की वजह से जो पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ थी, जो उसको उसका झाड़ बनना था, उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस जो ज्यादा बननी थी, वो उसकी एक बहुत बड़ी चिंता थी। क्योंकि अगर प्लांट का साइज छोटा रह जाता है तो यू विल हैव लेसर ब्रांचेस। लेसर ब्रांचेस का मतलब कम फूल होंगे, कम फूल होंगे तो कम बॉल होंगे, कम बॉल होंगे तो अल्टीमेटली कम यील्ड होगी। परंतु अब मैं ये समझता हूं कि कुछ एक एरिया जैसे अबोहर फाजिल्का का एक पैच है जो कि राजस्थान के साथ लगता है, कुछ एक पैच राजस्थान के अंदर सरसा, डब्बावाली और एलनाबाद का पैच है, और फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हनुमानगढ़ और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर और डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीगंगानगर में बरसात पूरी नहीं हुई है पर कुछ बरसात हो गई है। तो बाकी इलाके के मुकाबले में यहाँ पर अभी भी बरसात की कमी है। अगर आने वाले 5-7 दिन में बरसात नहीं होती है तो इस एरिया के अंदर क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी दोनों इफेक्टेड रहेगी, क्योंकि जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट बाकी एरिया जो पंजाब और हरियाणा का है उसमें बरसात अच्छी हुई है, और आने वाले दिनों में कोई बरसात की वजह से अगर खराबी नहीं होगी तो मेरे को लगता है इस बार हरियाणा और पंजाब की क्वालिटी जो लास्ट ईयर राजस्थान में बेटर थी अपर राजस्थान में, तो इस बार पंजाब और हरियाणा में क्वालिटी और यील्ड जो है वो दोनों बेटर है। राकेश जी, एक लास्ट क्वेश्चन है कि पिछले 2-3 वर्ष से हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर ये व्हाइट फ्लू का जो प्रॉब्लम है
वो काफी दिख रहा है। गवर्नमेंट, तीनों स्टेट की गवर्नमेंट ने काफी प्रिकॉशन लिए हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम जो है वो हम देखते हैं कि सालों साल वो बढ़ता जा रहा है, और उसका जो असर है वो हमारे प्रोडक्शन, यील्ड और क्वालिटी तीनों पर उसका असर होता है। तो इस बार क्या आप देख रहे हैं, अभी से कुछ कंप्लेंट सर आ रही देखिए, है? ऐसा है, अभी तक बरसात लेट हुई थी। बरसातें लेट होने की वजह से कॉटन ट्रैक के अंदर वो सब जो बीमारियां हैं वो कंपैरेटिवली कम है। बीमारी हमेशा ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसमें पेस्ट की डेवलपमेंट फास्टर होती है। जब अगर गर्मी का माहौल रहता है तो उसके अंदर पेस्ट की डेवलपमेंट जो है वो स्लो रहती है। लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, यील्ड कम हुई है या क्वालिटी इफेक्ट हुई है, उसमें व्हाइट फ्लाई का इतना रोल नहीं था। सबसे बड़ा रोल ये था जो हमारे अगस्त लास्ट में और सितंबर के अंदर जो बरसातें हुई थी, उससे जो तैयार फूल और फल थे वो घट गए और उसकी वजह से यील्ड इफेक्ट हुई। व्हाइट फ्लाई का मैं नहीं समझता कोई मेजर रोल था जिसकी वजह से यील्ड के अंदर इफेक्ट आया। इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द लेट रेन्स। या ठीक है राकेश जी, अभी हम प्राइस के बारे में भी बात करनी है, हेजिंग के अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ગુજરાતીમાં જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એના માટે વાત એ છે કે નોર્થ ઇન્ડિયા, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાન, આ ત્રણ રાજ્યોમાં છે એ ગવર્મેન્ટના જે કઈ વાવેતરના આંકડા આવ્યા છે એ પ્રમાણે 3.5 લાખ હેક્ટર ગયા વર્ષ કરતા વાવેતર ઘટ્યું છે। રાકેશભાઈ નું કહેવાનું એવું છે કે જે હવે 10 જૂન સુધી કપાસના વાવેતરનો સમય હોય છે, ત્યારબાદ કપાસનું વાવેતર જનરલી થતું નથી। આ વર્ષે ખેડૂતોને રાયડાનું વાવેતર કરવાનું ખૂબ જ મોટું આકર્ષણ હોય અને નહેરમાં જે પાણી ઉપલબ્ધ થવું જોઈએ જે ઉપલબ્ધ નથી થયું, એટલે હવે નોર્થ ઇન્ડિયામાં આ ત્રણ રાજ્યોમાં વાવેતર ગયા વર્ષ કરતા 3.5 લાખ હેક્ટર ઓછું જ રહેશે। હવે જે એના ઉતારાનો સવાલ છે, सर मैं I'll interrupt मयूर भाई। क्या है ये जो 3.5 लाख कांट 3.5 लाख हेक्टेयर की बात है ना, वो इसलिए वो सही नहीं है। उसका कारण क्या है कि लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट ने एक्चुअल जो सोइंग थी वो करीबन थी 2.5 लाख हेक्टेयर के करीब। पंजाब गवर्नमेंट ने वो सोइंग का फिगर किस वजह से या किस कारण से या किस तरीके से उसको 5 लाख का रख दिया। अब 5 लाख के सामने अगर आप 2.5 लगता है तो आपको लगता है कि टोटल के अंदर करीबन 3.5 लाख हेक्टेयर की जो है वो कमी हो गई है। कमी जो है वो मात्र 8-10% की, इससे ज्यादा नहीं है। वो अगर हम 5 की फिगर को पंजाब को पकड़ेंगे तो आपकी बात 3.5 वाली सही है। अगर उसको हम 2.5 का पकड़ लेंगे तो वो इतनी बड़ी जंजाल वाली बात नहीं। राकेश जी, क्या है, गवर्नमेंट के जो सोइंग फिगर है वही हमारे लिए बेंचमार्क होते हैं, इसलिए पूरा इंडिया है वो उसको ही बेंचमार्क चल के चलता है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, आपकी बात सही है, और उसके मुताबिक देखा जाए तो इतनी सोइंग जो है वो पिछले वर्ष के मुकाबले नहीं घटेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, अभी આપણે હવે બિરેનભાઈ પાસેથી જાણીએ। બિરેનભાઈ, મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને જે દક્ષિણ ભારતના રાજ્યો છે તામિલનાડુ, આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાના અને ઓરિસ્સા અને કર્ણાટક, આ 5 રાજ્યોમાં પણ કપાસના વાવેતરની સ્થિતિ છે પ્રમાણમાં ગયા વર્ષ કરતા થોડી ઓછી છે, અને આ વર્ષે જોઈએ તો કપાસના ભાવ પણ ઊંચા છે। નોર્થ ઇન્ડિયામાં જેમ રાકેશભાઈએ વાત કરી રાયડાના વાવેતરનું ખૂબ જ આકર્ષણ છે, પરંતુ દક્ષિણ ભારત અને મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાતમાં પણ કપાસનું વાવેતર ઓછું થાય એની સાથે તમે સમજજો અને તમને શું લાગે છે હવે ચિત્ર? એટલે આપણે જેમ સરકારના જે આંકડાની આપણે વાત કરીએ છીએ તો એ થોડો હંમેશા ડિબેટેબલ ઇસ્યુ રહ્યો છે। ક્રોપ કોઈ પણ હોય એ આપણો અનુભવ છે। આપણે જ્યારે ક્રોપ સર્વે કરતા હોઈએ છીએ રાયડાનો કે મગફળીનો, તો જે સરકારના આંકડા દેખાઈને આપણને ખેતરોમાં રાયડો નથી દેખાતો, આવું આપણે ઘણી વાર જોયું છે। એટલે એ ડિબેટમાં આપણે નહીં જઈએ। પણ વર્તમાન સ્થિતિ પર્ટિક્યુલર આ એક એવું વર્ષ રહ્યું કે જેમાં જુદા જુદા પાકો વચ્ચે બહુ કાતિલ હરીફાઈ રહી, એકબીજાની જમીન ખાઈ જવાની। કારણ કે સોયાબીન ઓલ ટાઈમ હાઈ હતો, પછી બહુ 3-4 વર્ષ તુવેર આઉટ હતી, એ તુવેરમાં પણ રનઅપ આવ્યો,
તો મહારાષ્ટ્રના જે પર્ટિક્યુલર ખેડૂત છે અથવા તો દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતો છે એની પાસે મલ્ટિપલ ઓપ્શન આવ્યા. ખાંડની તેજી છે તો શેરડીનો પણ ઓપ્શન આવ્યો, સોયાબીનનો પણ આવ્યો, તુરનો પણ આવ્યો, અડદનો પણ આવ્યો, કારણ કે કઠોળ ઠીક રનઅપ આવ્યા. પ્લસ સોયાબીનના તો ગઈકાલે કોઈ મંડીમાં છૂટક 12,000 સુધીના કામ થયા. એને આપણે બેન્ચમાર્ક નથી ગણતા, પણ ખેડૂતોના સેન્ટિમેન્ટ માટે એક નાનકડી વસ્તુ હોય તો ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. બીજું એક ખાસ ચોમાસાના સંદર્ભમાં અને વાવેતરના સંદર્ભમાં બી એક નોંધનીય વાત હોય ને તો આ વર્ષે વરસાદનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બહુ ઇરેટિક રહ્યું છે. જેમ કે વલસાડ કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં એવરેજ કરતા 30% વધારે હોય, એની સામે સૌરાષ્ટ્રમાં કે બનાસકાંઠા, નોર્થ ગુજરાતમાં એકચ્યુઅલ કરતા હજી પણ 40%, 35% ડેફિસિટ ચાલતી હોય. તો આ ટાઈમિંગ અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોતા આ કેવું છે કે એક કોર્પોરેટ ગ્રુપ હોય, 10 કંપનીમાંથી 2 સુપર પ્રોફિટેબલ હોય અને 8 ખોટ કરતી હોય, તો એન્ડ રિઝલ્ટ કોર્પોરેટમાં અલગ આવે, ખેતરમાં અલગ આવે. બરાબર છે. એટલે હું થોડો મોન્સૂનને અને યીલ્ડને આ રીતે જોઉં. હવે કપાસમાં આ વર્ષે જે મારા ધ્યાનમાં જે છે એ છે કે આ વર્ષે જે 4G જેને આપણે કહીએ છીએ, જે ઇલીગલ સીડ્સ, એનું સાઇઝેબલ વાવેતર થયું છે. મારા હિસાબે એટલે જે ન્યૂઝ મળે એ મુજબ 60 લાખ પેકેટ જેટલું સેલ થયું છે, ઘણું હાઈ કહેવાય. ગયા વર્ષે પણ કોઈ કે આ કર્યું હતું ને એમાં યીલ્ડ ને ઉતારા સારા આવ્યા હતા. પણ આ છે ઇલીગલ, એટલે આમાં જો કોઈ ડુપ્લિકેટ સીડ ઘૂસી ગયા હશે તો એના યીલ્ડની આપણને ખબર નથી. જેન્યુઇન સીડ હશે તો મે બી કે સારા ઉતાર આવશે, પણ આ ટોટલી ક્વેશ્ચન માર્ક છે કે એકચ્યુઅલી શું ડિલિવર થશે યીલ્ડ કે મારામાં. ને બીજું કે હવે જે છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે ને એ મોન્સૂનની એક્ઝિટ ઉપર રહેશે, કે મોન્સૂનની એક્ઝિટ ટાઈમલી રહે છે, ડ્રાય રહે છે કે વેટ રહે છે. જેમ કે 2012માં આપણે ઓક્ટોબરમાં એક્સેસ રેઇન સાથે એક્ઝિટ જોઈ હતી અને પછી વાયદા બજારોમાં 2025ના ઊંધા બદલા થયા, એવા 2-3 વર્ષો જોયેલા. અને અર્લી એક્ઝિટ રહે કે ટાઈમલી એક્ઝિટ રહે તો માલ તમારો સમયસર પાકીને આવી જાય. એટલે હવેના 1-2 મહિના છે એમાં ખાસ કરીને ઓગસ્ટમાં અમેરિકાનું વેધર, ઇન્ડિયાનું વેધર, આ બે ઘણા અગત્યના રહેશે. ગ્લોબલ પર્સપેક્ટિવ થી જોઈએ ને તો એક વસ્તુ જે આપણે ત્યાં જેની ચર્ચાઓ બહુ નથી થતી પણ કરવી જોઈએ એ બ્રોકન સપ્લાય ચેઇન છે. શિપિંગના ભાવ અને કન્ટેનરની શોર્ટેજ, અને હવે જે સાઉથ ઇસ્ટ એશિયામાં કોવિડ આવ્યો છે, અત્યારે થાઈલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા, એક્સ્ટ્રીમલી સિચ્યુએશન એવી છે કે દરિયામાંથી ખલાસીઓને પોર્ટ ઉપર આવવા જ નથી દેતા. સંખ્યાબંધ જહાજો દરિયાની વચ્ચે ફસાયેલા છે, ભાઈ જ્યાં છો ત્યાં ઉભા રહે. એટલે ખલાસીઓની આમ પણ શોર્ટેજ છે, કન્ટેનરની આમ પણ શોર્ટેજ છે, અને તમે એમાં વધારે કરો તો બ્રોકન સપ્લાય ચેઇન એ એનાથી હેવોક થઈ જાય. કન્ટેનરના વાડા ટ્રાન્ઝિટ સપ્લાય, આ શિપમેન્ટમાં ને એ લોકોને એક્સપોર્ટરને અત્યારના જે એનું કોસ્ટ છે એ બહુ મોટી બધી વધી ગઈ છે. એ મોટી સમસ્યા છે બિરેનભાઈ. અને એક ગોઈંગ ફોરવર્ડ જે એક રિસ્ક છે ને એ છે કે જે અત્યારે ઘણી જગ્યાએ હું તો ફેસ કરી રહ્યો છું, હું જે ટ્રેડમાં છું એમાં ફોર્સ મેજોર, ઘણી બધી કંપનીઓ ફોર્સ મેજોર ડિક્લેર કરી છે કે અમે શિપમેન્ટ નહીં પૂરા કરી શકીએ, કારણ કે વર્કર કોવિડમાં નથી આવતો તો બિચારો કોરોનામાં પડ્યો હોય તો ક્યાંથી કામ કરવા આવે. એટલે ખાસ આ થોડા આપણે ટોપિકની બહાર ગયા છીએ, પણ આ વસ્તુ છેડવાનો કારણ કે જેને રિસ્ક મેનેજમેન્ટ કરવું છે ને એને ખાલી પ્રાઇસ રિસ્ક નથી જોવાનું, એને ઓપરેશનલ રિસ્ક, ક્રેડિટ રિસ્ક, વેધર રિસ્ક, લોજિસ્ટિક રિસ્ક, સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ રિસ્ક, આ બધું જોવાનું છે. એટલે હેજિંગ પર્ટિક્યુલર કરવા વાળા જે લોકો છે એને આ બધી ગણતરી કરીને પછી આગળ એનો ટ્રેડ કરવો જોઈએ બિરેનભાઈ, બરાબર છે? હેજિંગ માટે બહુ એક સ્ટાન્ડર્ડ કોપીકેટ કેસ હોય ને તો એ છે કે મેં ઘણા ખરા કિસ્સામાં જોયું છે અને વારંવાર જોયું છે કે માર્જિન કોલ ફોરકાસ્ટિંગ સમજવું બહુ જરૂરી છે.
એટલે ઘણી વખત આપણે કોપી બુક હેજિંગમાં એવું કરીએ કે હેજિંગ તો હોવું જ જોઈએ, પણ સપોઝ કે સોયાબીન કોઈ હેજ કર્યું છે કે ફિઝિકલ માલ લઈ અને ફ્યુચર્સ વેચ્યા છે અને દર 3 દિવસે 6% સર્કિટ સપોઝ લાગે કે 2% સર્કિટ લાગે તો એને એમટીએમ કોલ આવે, પ્લસ એનું ઇનિશિયલ માર્જિન પણ વધતું જાય. તો જો એની પાસે પૂરતા પૈસા ન હોય ને તો એનું હેજિંગ એનો વ્યૂ સાચો હોવા છતાં પૈસાના ભાવે કપાઈ જાય, એટલે એનું આઉટકમ પ્રેક્ટિકલ વેમાં નબળું આવે. તો જે પણ કંપની હોય ને એને ઇન્ટરનલ રિસ્ક મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ સાઉન્ડ હોવી જોઈએ અને રિસ્ક મેનેજર ડેડિકેટેડ હોવો જોઈએ. ઘણીવાર આમાં છે ને એવું કહેવાય છે કે ચાઇનીઝ વોલ શુડ બી ધેર, એટલે જે ટ્રેડર હોય ને એને અને ફાઇનાન્સ વાળાએ એકબીજાની હારે માથાકૂટ કરવાની નહીં, પણ અલ્ટિમેટ કોલ ફાઇનાન્સ વાળો કે મારી જોડે એટલા જ પૈસા છે તારે એટલું કામ કરવાનું છે, તું કાલ મારી જોડે માગીશ તો તને પૈસા નહીં મળે. બહુ મુદ્દાની વાત કરી તમે બિરેનભાઈ. એટલે અત્યારના જે સંજોગોમાં આપણે જોઈએ છે કપાસ, રૂ, સોયાબીન, કપાસિયા, ખોળ, આ જે બધામાં જે ટ્રેન્ડ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે એ ટ્રેન્ડને માટે તમારે મની મેનેજમેન્ટ એટલે ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટની જે સિચ્યુએશન છે એને ગણીને જો હેજોરો આગળ વધશે તો એને ઘણો બધો લાભ થશે. બિરેનભાઈ, આપણે હજી ઘણી બધી ચર્ચા કરવાની છે. મિત્રો, આપણી સાથે एनसीडीएक्स માંથી अरुण यादव પણ આપણી સાથે उपस्थित છે. अरुण जी, मैं आपको गुजारिश करता हूं कि हेजिंग के बारे में हमारे जो आज के वेबिनार में जो पार्टिसिपेंट्स हुए उसको आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस दीजिए. अरुण जी. अरुण जी, आप अनम्यूट है. अरुण यादव जी. दोस्तों, अरुण जी हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं. मित्रों, अपनी साथे मयूर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है अरुण जी. आप थोड़ा आपका व्यू दीजिए. धन्यवाद मयूर जी, धन्यवाद ये इतना बढ़िया सेमिनार वेबिनार रखने के लिए, और मेरे ख्याल से जो आपने जिन भी लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है सब अपने अपने फील्ड के दिग्गज हैं, महापुरुष है मैं कहूँगा अपने अपने फील्ड के. और जो जितना मुझे वीरेन जी की बात समझ में आई, उन्होंने गुजराती में बोला, बट जितना मुझे समझ में आया, मुझे जो काफी अच्छी बात है कि उन्होंने जो कही है, जो मुझे लगी, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि जब हम रखना है, मेरे ख्याल से ये सबसे बात, क्योंकि अक्सर हेजिंग करते हुए देखा गया है कि हम भावुक हो जाते हैं या हम लोग दिल से डिसीजन लेने लगते हैं और हम अपने, जिसे कहते हैं कि अपने हितों के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से हेजिंग से ट्रेडिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. तो एक बहुत ही बारीक लाइन में कहूँगा, बहुत थिन लाइन है आपके हेजिंग और ट्रेडिंग के बीच में. तो जब हम हेजिंग कर रहे हैं तो जो जैसे वीरेन भाई ने भी कहा कि जो मुझे समझ में आया कि जो फाइनेंस टीम है उसको ये बताना है कि भाई ये आपका फंड है, इसके हिसाब से आपको हेजिंग डिसीजन लेने हैं. तो बहुत ही जरूरी चीज है. अगर हम हेजिंग करने जा रहे हैं तो वो हमें हमेशा ध्यान में रखना है. और जहां तक एग्री कमोडिटीज की इंडिया में बात की जाए तो आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो 50% से ज्यादा एरिया ऐसा है जो नॉन इरिगेटेड है, यानी कि जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है या पानी जो है बरसात में निर्भरता है. और उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक भी है कि हम मॉनसून के विषय में और उससे किस प्रकार से फसल के ऊपर क्या क्या असर होगा उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं. तो बारिश बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है. और अगर हम इस साल को देखें तो इस साल बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही इरेशनल तरीके से मॉनसून रहा है. मौसम विभाग कहीं पे बाद में ज्यादा बारिशें हुई है और उस सब का असर जो है आपकी फसल के ऊपर आता है. अगर हम सोइंग का डेटा भी देखें तो गवर्नमेंट का अभी काफी सारी क्रॉप में, जैसे कॉटन की हम बात करें थे, लगभग 10% सोइंग पिछले साल से कम है. बाकी जो मेजर क्रॉप्स है, चाहे वो पल्सेस हो, वहां पे भी 2-3% जो है, जो हाल ही जो आंकड़ा आया है वो सोइंग कम है. सोयाबीन जिसमें इतने अच्छे भाव रहे हैं इस सीजन के अंदर, वहां भी लगभग 4% 5% सोइंग इस साल कम है. अलग अलग कारण हो सकते हैं. कहीं सीड की अवेलेबिलिटी का इशू है, कहीं मॉनसून काफी इरेटिक रहा है, उसका वो कारण एक हो सकता है. तो अलग अलग वजहों से हम कह सकते हैं कि सोइंग के फिगर्स कम है लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली ज्यादातर कमोडिटीज के अंदर. उसमें एक और चीज जो है वो ये हमें देखनी पड़ेगी कि इसमें हम एक्सचेंज का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, या इन सारी चीजों के अंदर एनसीडीएक्स कहाँ सेट होता है. तो अगर मैं किसानों के लिहाज से बात करूं
तो आज अगर उन्हें ये पता चल रहा है कि मुझे आने वाली फसल का क्या भाव मिलने वाला है, जैसे सोयाबीन है तो आज 65 रुपए में अक्टूबर का सौदा है, तो यदि अगर उसको, अगर वो भाव मेरे लिए अच्छे हैं, पिछले साल इसी वक्त तो क्या अपॉर्चुनिटी है कि मैं सोयाबीन का वायदा बेच के, या आज की डेट में हमारे पास पुट ऑप्शन भी अवेलेबल है, मैं पुट ऑप्शन खरीद के अपने भाव को तय कर सकता हूँ, सुनिश्चित कर सकता हूँ, निश्चित कर सकता हूँ। तो यही एक हेजिंग का रोल होता है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से भारत सरकार ने 2003 में वायदा कारोबार को चालू किया था इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसके बाद से हमने देखा है कि लोगों की समझ वायदा कारोबार के विषय में काफी बड़ी है। पार्टिसिपेशन अभी भी उतना नहीं बढ़ा जितना होना चाहिए था, लेकिन डेफिनेटली ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रमों से हमें लगता है कि आने वाले समय में डेफिनेटली पार्टिसिपेशन भी ग्रो करेगा। और जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अपना इन्वेंट्री है उसको हेज करके चलना, या जो मेरी क्रॉप आने वाली है उसको हेज करके चलना, या मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको हेज करके चलना। हेज करने से मतलब है कि उसको अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करके चलना। उस विषय में, उस डायरेक्शन में अगर हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो हमेशा ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगेगा, हमेशा आपके फायदे का काम यहाँ पर होगा। या अरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात की, और हमारे जो पर्टिकुलरली यहाँ जो वेबिनार में आने वाले हैं, जो कॉटन और कैस्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अभी काफी लोग मैच्योर हो चुके हैं, और वायदा बाजार में किस तरह से, जैसे बीरेन भाई ने भी बात की कि जो भी प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे संभालना चाहिए, तो उसके बारे में काफी गाइडेंस की जरूरत होती है। और ये ऐसे वेबिनार में जैसे आप है, बीरेन भाई है, तो ये सभी लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट्स के उसको जो कंटिन्यूअसली गाइडेंस देते रहेंगे, तो उससे हमारा फ्यूचर ट्रेड है उसका ग्रोथ काफी अच्छा होगा। तो ये बात बहुत अच्छी आपने की है। लगभग ना मंगलवार आगे बात चलाते हैं। हमें अभी कैस्टर में भी बात करनी है, तो कॉटन में अभी थोड़ा जो बाकी है वो हमारे पार्टिसिपेंट से पूछ लेते हैं। हमारे साथ मित्रों, આપણી સાથે આજે સૌરાષ્ટ્ર કોટન ક્રશર એસોસિએશનના પ્રમુખ નટુભાઈ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે। નટુભાઈ, આપનો અવાજ નથી આવતો, અનમ્યુટ કરી દેજો જેથી તમારી વાત સાંભળી શકાય। हेलो હા નટુભાઈ, હવે તમારો અવાજ બરાબર આવે છે। નટુભાઈ, ખાસ કરીને કપાસિયા ખોળની માર્કેટ જે છે એમાં આપણે જોયું કે આ વખતે વાયદા બજારમાં ઘણી મોટી તેજી જોવા મળી। જે આખા ટ્રેડે જ ધાર્યું હતો એવો કપાસિયા ખોળમાં ભાવ પણ જોવા મળ્યો। કપાસિયામાં પણ એની પાછળ ભાવ વધી રહ્યા છે, કપાસિયા વોશના ભાવ પણ વધી રહ્યા છે। નટુભાઈ, આપણે ભાવ શું થશે એની ચર્ચા નથી કરવી, પણ હવે સામાન્ય રીતે જુલાઈ અને ઓગસ્ટ મહિનો છે એ કપાસિયા ખોળના વપરાશનો સૌથી વધારે વપરાશના મહિનાઓ હવે ચાલુ થઈ રહ્યા છે। बरोबर છે। કપાસિયા ખોળ અને કપાસિયાની જે સ્ટોક કેટલો છે, ઇન્ડસ્ટ્રીની જરૂરિયાત છે પ્રમાણે થઈ રહ્યો છે, આપણી મિલો કઈ રીતે ચાલી રહી છે, એના વિશે થોડી વાત નટુભાઈ આપ કરશો। એનસીડીએક્સ માં તો 6.90 લાખ બોરી છે। હાજર સ્ટોક બહુ મામૂલી છે। એમાં સૌરાષ્ટ્રમાં તો ખોળનો સ્ટોક છે જ નહીં। કપાસિયાની ગાડી હિસાબ કરો તો 4 થી 5,000 ગાડી, બસ એટલો જ સ્ટોક। અમને એવું લાગે છે કે નટુભાઈ, આ 4-5 હજાર ગાડી છે એ કેટલા મહિના સુધી ચાલી શકશે? એ તો મહિના સુધી અમુક દિવસો જ ચાલે। બસ હા, એટલે હકીકતે જે ઓગસ્ટ મહિના સુધી કપાસિયા મળશે, ઓગસ્ટ મહિના પછી કપાસિયા મળશે જ નહીં। બરાબર છે। ક્યાંક ગણ્યા ગાંઠ્યા છે કે આ ગામમાં 5 ગાડી છે, 2 ગાડી છે, એ રીતની કપાસિયા છે જ નહીં। અત્યારે લોકો ઉધાર દ્યો તો ગમે એ ભાવે કપાસિયા લેવા છે કે 800 ને સમજી કે ઉધાર તો જો મહિનો 1.5 મહિનો ઉધારીમાં આપો તો 870-75 સુધી લઈ લે છે। શું કામ? એને ખબર છે પછી હાજર આપવા પડશે ભાવ, અને માનવ દરમાં તો 900 રૂપિયા સુધી પણ વેપાર થયા છે। આ રીતે જોતા તમે સમજી લો કે કપાસિયા ઓગસ્ટ મહિના સુધી મળે, પછી મળે એવી સ્થિતિ છે નહીં। એક ઓગસ્ટ ને સપ્ટેમ્બર મહિનાની મોટી મુશ્કેલી રહેશે।
હલો 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 ભાઈ અવાજ બરાબર આવે છે? હા, અને કપાસિયા ખોળની મિલોની સ્થિતિ શું છે નટુભાઈ અત્યારે? નટુભાઈ તમારો અવાજ નથી આવતો. હલો હા નટુભાઈ હવે અવાજ આવ્યો. કપાસિયા મિલોની સ્થિતિ. કપાસિયા મિલોની સ્થિતિ, કપાસિયા મિલો જે છે એમાં 5 થી 10% મિલો ચાલે છે અને મિક્સિંગ વાળી મિલો ઢસા સાઈડમાં થોડીક ચાલે છે વધારે. બાકી બધી મિલો બંધ હાલત જેવી છે અને ચાલુ કરે તો અઠવાડિયામાં 1-2 દિવસ ચાલુ કરે છે ને બાકી બંધ થાય છે. એ રીતે કોટન વોશના ભાવ શું કામ ઊંચા છે? કોટન વોશ સિંગતેલ કરતા આપણો ભાવ વધારે છે. હા, સિંગતેલ કરતા આપણો ભાવ 1450 રૂપિયા કાલનો ભાવ, 1450 રૂપિયા વોશનો ભાવ છે. ગઈકાલનો સિંગતેલનો ભાવ 1425 થી 50. એટલે રિફાઇન્ડ વોશનો ભાવ 1490-1500 ભાવ હતો અને આ તો ડાયરેક્ટ ભરાય છે સિંગતેલ. એટલે વોશ ઊંચું છે કારણ કે સાંજે દરેક રિફાઇનરી વચ્ચે 2-3 ટેન્કર જ મળે છે સૌરાષ્ટ્રમાં, એટલે એટલું જ ક્રોસિંગ છે. એટલે વોશની મોટી પ્રશ્ન ઉભો થઈ ગયો છે. એટલે એના ઉપરથી જોઈ શકાય મિલો કેટલી ચાલુ હોય. નટુભાઈ હજી તો આપણે જન્માષ્ટમી અને દિવાળીના તહેવારો માથે છે, ત્યાં સુધી આપણી પાસે કપાસિયા કે કપાસિયા નો કોઈ નવો માલ ઉપલબ્ધ નહીં બને. તો આ મહિનાઓ તો હજી એવું છે કે હજી વધારે શોર્ટેજ આપણે જોવાની આવશે એવું કહી શકાય? હા, થઈ શકાય. હા, શોર્ટેજ જ ઊભી થશે કે આ ગ્રાહકી સારી રહેશે અને ઓગસ્ટ મહિના સુધી કપાસિયા બજારમાં અવેલેબલ થશે. ઓગસ્ટ મહિના પછી મિલો પાસે હશે ને ભાવ સારા છે, જે સ્ટોકીસ હશે એ બધા વેચી નાખશે. કારણ કે ભાવ તો અત્યારે 850 થી 900 સુધી વેપાર થઈ રહ્યા છે. એટલે આ ભાવથી પછી કોઈ રાખવાનો મતલબ નથી. ભલે ભાવ વધારે થાય, ભાવ વધારે થશે પણ ખરા, એ કરતા ભાવ કરતા માલ મળશે નહીં, એ વસ્તુ ફિક્સ જ છે. ઓગસ્ટ સુધી માલ મળશે. અચ્છા નટુભાઈ, ગુજરાતમાં જે આપણે જોઈએ તો કડી લાઈન છે, પછી આપણે રાધનપુર છે, વિજાપુર લાઈન છે, ત્યાં કપાસિયા ખોળનો કેવો સ્ટોક આપણે માનો છો? કપાસિયા ખોળનો કોઈ મોટો સ્ટોક ખરો? નહીં, મામૂલી બહુ સ્ટોક નથી. NCDX સિવાય નથી. કડીવાળા તો બહુ સ્ટોક રાખતા જ નથી અને એને મોટા ભાગનો હતો એ માલ વેચાઈ ગયો છે. પ્રાઇવેટમાં સ્ટોક બહુ મામૂલી. ઠીક है नटुभाई, આપણે હજી વાત કરવાની છે, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो अदर देन गुजरात से ज्वाइन हुए हैं, उसके लिए जो नटू भाई ने जो किया है वो संक्षेप में आपको बता देता हूँ. नटू भाई का कहना है कि गुजरात में जो सौराष्ट्र एरिया है वहीं वहां पे कपासिया खली का स्टॉक नहीं होता है, सिर्फ कपासिया सीड का यानी कि बिनोला का स्टॉक ज्यादा होता है. तो वो करीबन 4 या 5,000 ट्रक का स्टॉक अभी पड़ा हुआ है. वो सिर्फ 10 या 15 दिन का स्टॉक है. उनके बाद जो बिनोला है वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. जो कड़ी नॉर्थ गुजरात में करीबन बिनोला खली का जो स्टॉक होता है वो भी इस बार बहुत कम है. जो भी स्टॉक है वो NCDX के डीमेट अकाउंट में है. तो उसके सिवा जो प्राइवेट जो स्टॉक होते हैं वो इस बार बहुत कम है. और आगे जाके नटू भाई का कहना ऐसा है कि जो कॉटन सीड ऑयल की डिमांड अभी जो त्योहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी और से लेके दिवाली तक जो त्योहार आएंगे, उसमें कॉटन सीड ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी. तो वहां पे जो क्रशिंग मिले हैं उनको कॉटन सीड मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. ये नटू भाई का कहना है. बिरेन भाई, હિન્દીમાં પણ થોડું કહેજો અને ગુજરાતીમાં પણ થોડું કહેજો. બિરેનભાઈ, ખાસ કરીને આપણે જે વાત કરી ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટની તમે થોડી વાત કરી, પણ ખાસ કરીને હવે ન્યુયોર્ક સેન્ટ જે 91 સેન્ટ આપણે એક વખત શુક્રવારે જોઈ લીધો અને અત્યારના 89 થી 90 સેન્ટ વચ્ચે ચાલી રહ્યો છે. આમાં તમે શું આગળ જોઈ રહ્યા છો અને આની ઇન્ડિયન માર્કેટ ઉપર કેવી ઇમ્પેક્ટ તમે જોઈ રહ્યા છો? हिंदी में कही चले बधाने ख्याल आवे. यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प बैटल चल रहा है. पिछले 4 महीने से हम आइस को 84-89 के बीच देख रहे थे. बीच में एक बार डीप आके 80 गया था जो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं उसके हिसाब से. फिर मैं बार बार देख रहा हूँ कि जो 89 का अगला हाई था
उसको ऊपर तोड़ के 90 या 91 जाता है, फिर वापस 89 88 की रेंज में आ जाता है। कल भी 88 80 गया था। तो ये प्रोबेबली अल्गो ट्रेडिंग या एचएफटी ट्रेडिंग है, जो गांव लोगों का स्टॉप लॉस खाता है, बाकी कुछ नहीं करता। नंबर 2 कि यहाँ हेज फंड्स है, वो भी पोजीशन ऐड किए जा रहे हैं, और शॉर्ट सेलर्स या ऑन कॉल मर्चेंट वाले हैं, उनका एक्सपोजर भी, अनफिक्स एक्सपोजर, वो भी काफी बड़ा है। लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि बहुत अनफिक्स जो एक्सपोजर हुआ था शॉर्ट साइड का, बट उनको ट्रेड वॉर का फायदा मिल गया ट्रम्प साहब का, तो फिर मार्केट डीप में 70-72 तक चला गया। अभी इस बार शायद जो शॉर्ट सेलर है उनको ऐसी ही उम्मीद होगी कि आगे सप्लाई साइड अच्छा रहेगा, या तो पोवेल साहब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे या क्यूई टेपरिंग करेगी। मैं ऐसा मान रहा हूं कि पूरी दुनिया के हर मार्केट लिक्विडिटी ड्रिवन है। आज आप कोई भी मार्केट देखोगे तो कमोडिटी में तेजी, रियल एस्टेट में तेजी, बिटकॉइन में तेजी, इक्विटी में तेजी, बॉन्ड में तेजी, बुल मार्केट इन एवरीथिंग की कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ पैसे की, क्योंकि बेशुमार लिक्विडिटी है और जीरो कॉस्ट मनी है। आदमी जीरो कॉस्ट मनी में मिट्टी में पैसा लगाए तो भी कुछ बचेगा। तो ये चीज अगर रिवर्ट होती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी होगी, तो सबकी सब चीजें टूटेगी। तो क्योंकि ये कॉटन या सोयाबीन की तेजी को भी मैं डिमांड सप्लाई से जुड़ा नहीं मानता इन ए सेंस। तो कॉटन में पर्टिकुलर ऐसा है कि 90% ऑफ ट्रेड का जो सेंटीमेंट है ना, वो $1 का रेट दिमाग में चिपक गया है कि कॉटन 100 सेंट होगा, लेकिन 90 सेंट का जो वॉल है वो प्रोड्यूसर हेजर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, वहां वो डिसेंट मनी में है। तो एवरी राइस पे प्रोड्यूसर हेज की सेलिंग आती है, मर्चेंट की नहीं, बट किसान की सेलिंग आ रही है, क्योंकि किसान को ये रेट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो बात रही ब्रॉडर टाइम फ्रेम की, तो अभी 90 में तो हम पहुंचे, 50 से 90 तक आए हैं। अगर यहाँ से मैं देखूं ब्रॉडर फर्म में, तो मुझे अपसाइड थोड़ी लिमिटेड लग रही है, बट डाउनसाइड कोई कारण अनिश्चित आ गया, टेपरिंग या कोरोना थर्ड वेव या ऐसा, तो डाउनसाइड में डिसेंट सेल ऑफ आ सकता है। कोरोना के बाद अब क्या है कि लॉन्ग टर्म कहीं आप कॉल नहीं ले सकते, कब कौन कंट्री लॉकडाउन लगाएगा नहीं लगाएगा, कब पॉलिसी आएगी। सपोज कॉटन में इंपोर्ट ड्यूटी 10% है, सपोज निकल जाए तो क्या होगा आप समझ सकते हो। चने में अभी हमने देखा कि पहले स्टॉक लिमिट आई, रिलैक्सेशन आया, तिलहन में भी हम ये सुन रहे, पहले ये रियूमर थी कि स्टॉक लिमिट लगेगी, फिर नहीं लगेगी। तो हम कमोडिटी खेल रहे हैं या पॉलिसी खेल रहे हैं, ये भी हमें तय करना होगा। मैं जो सीखा हूं इतने समय में, और काफी लोगों से मेरी रोज बहस भी होती रहती है मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो मैं इन लोगों को सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि यूज द मार्केट, डोंट बिकम मार्केट। यानी आपको मार्केट को यूज करना है, मार्केट का इस्तेमाल करना है। वो नहीं करेंगे तो मार्केट आपका इस्तेमाल करेगा, और मार्केट अगर आपका इस्तेमाल करेगा और कैसे करता है, वो कॉटन में या ऑयल सीड्स में जो भी शॉर्ट साइड लिक्विडिटी है, जिन लोगों ने माल कवर नहीं किया है, उनको पता है कि क्या होता है। तो बस अपने को कोई अपना व्यू नहीं देखना है, अपना प्रिडिक्शन नहीं देखना है, अपने को अपनी बैलेंस शीट देखनी है। या बीरेन भाई, आपने ये बहुत अच्छी बात की। 1-2 मिनट में आपका एक आंसर चाहिए। मैंने ये सुना है बीरेन भाई की, जो चाइना में जो कॉटन की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इस बार काफी ऊंची है, क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजर के प्राइस बहुत बढ़ चुके हैं और फार्मर को अभी इस बार काफी खर्चा हो रहा है। मैंने अभी पढ़ा था कि वहां पे $1.20 का अभी जो प्राइस है वो चल रहा है। तो ये फंडामेंटली कुछ बात है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आगे जाके आप कैसा देख रहे हैं, वो मुझे जरा शॉर्ट में आप बताइए। ट्रेड वॉर के समय
आप अगर देखें या तो वैसे देखो तो पिछले 7-8 साल से एग्री मार्केट में बेतहाशा मंदी थी। 2013-14 के बाद सोयाबीन 17 वाला 8 हो गया, कॉटन 90 वाला 50 हो गया। तो जब दाम नहीं मिलते हैं तो किसान क्रॉप की केयर नहीं लेता। और इंडोनेशिया में भी ऐसा हुआ, जब ये पाम नीचा था तो लोगों ने केयर नहीं लिया। फर्टिलाइजर सबसे पहले कट डाउन आएगा फर्टिलाइजर यूज पे, कि भाई 2 किलो यूरिया देता है तो 1 किलो देगा। तो जो फर्टिलाइजर मेकर है, पोटाश या यूरिया, तो उन लोगों ने अपनी बुक ऐसे बजट की कि भाई अपना माल का उठाव नहीं है तो प्रोडक्शन कम कर दो। अब हालत ये हुई है कि अचानक एक्सपेंशन आया वर्ल्ड वाइड, तो सप्लाई जो फर्टिलाइजर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसकी मुकाबले डिमांड ऑलमोस्ट 50% ज्यादा है। और इसमें क्या होता है कि आप माल का प्रॉब्लम माल से सॉल्व कर सकते हो, प्यार का प्रॉब्लम प्यार से सॉल्व कर सकते हो, और पैसे का प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व कर सकते हैं। ये इंटरचेंजेबल नहीं है। अगर यूरिया का मुझे जरूरत है और मैं बोलूं कि लो यार तुम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले लो, मैं तुमको अक्टूबर डिलीवरी यूरिया दे दूंगा, लेकिन आपके प्लांट को आज यूरिया चाहिए, अक्टूबर में नहीं चाहिए, तो वो आपकी बात सही है। और आप ये फर्टिलाइजर मार्केट ट्रैक करते हो, मैं आपको रियली धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ उसको। और इवन इंडियन मार्केट ने भी ये जो टेंडर लिए बेलारूस से हम पोटाश लेते हैं, उसमें भी हमने करीबन ये मार्केट का फायदा उठा के बेलारूस ने तो कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट किया कि हमने जो डील किया था उस भाव पे हम नहीं देंगे, हमको 50-60% प्रीमियम देना पड़ा। फर्टिलाइजर की सिचुएशन बेहद खराब है हाँ, ग्लोबली। तो उसका इम्पैक्ट भी कॉटन पर, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा तो फार्मर भी नीचे नहीं बेचेगा, तो उसका भी इम्पैक्ट आगे जाके कॉटन में दिख सकता है। कॉटन में आउटसाइड यूएसए 2 इश्यू है जो शायद ज्यादा लोगों के दिमाग में ध्यान में नहीं आया, शायद दिमाग नहीं बट ध्यान में नहीं आया। ये साल जो वेदर का एक प्रॉब्लम है ना, वो स्प्लिट वेदर, यानी एक ही देश में एक ही जगह पे 100 किलोमीटर दूर ड्रॉट है, 200 किलोमीटर दूर फ्लड है। इसी तरह आप अमेरिका अगर देखो तो मिड वेस्ट में फ्लड है, नॉर्थ अमेरिका जाओ आप कनाडा या सियाटल या न्यूयॉर्क तो 55-56 डिग्री की हीट है। हीट वेव कैलिफोर्निया ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर है, फॉरेस्ट फायर। तो ये शायद 25-30 साल में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि ड्रॉट, हीट, फ्लड, फायर, क्लाइमेट चेंज, व्हाटएवर जो भी बोलो, बट ऐसा स्प्लिट वेदर एक्सट्रीमिटी इतनी मैंने कभी नहीं देखी। आप ब्राजील देखो तो 100 साल का सबसे खराब ड्रॉट है वहां, तो हाइड्रो पावर बंद हो गया। अर्जेंटीना में पराना नदी का वाटर लेवल इतना नीचा है कि वहां मरीन कार्गो हो ही नहीं सकता। छोटे छोटी बोट में आप सोयाबीन ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपकी सप्लाई चेन वहां डिले हो गई है। वेदर प्रीमियम सभी में मिलेगा आपको, अभी बिल्डअप नहीं हुआ है बट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये आगे जाके बिल्डअप हो सकता है। रिस्क की बात क्या है कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि काफी कमोडिटी गलत भाव पे लोग बेच रहे हैं, उसमें रिस्क प्रीमियम नहीं। जैसे कपास देखो आप, तो अप्रैल का कपास है, आज की फिजिकल मार्केट से 400-300 रुपया नीचा है, 200 रुपया नीचा है। लोग 3% का इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें बिल्ड नहीं कर रहे हैं और ना तो वेदर कॉस्ट बिल्ड कर रहे हैं। मींस जो भी बेच रहा है ना, ही इज प्रीटी श्योर कि बड़ी फसल आएगी और ये भाव से नीचा कपास मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंस है। ठीक है जी, बहुत बात की, और ये चर्चा हम तो 2-3 घंटे तक चला सकते हैं। नटुभाई, एक ટૂંકમાં તમારી પાસે જાણવું છે કે કપાસિયા નથી, કપાસિયા ખોળ નથી, આ ટાઈમે કપાસિયા ખોળ વાયદામાં હેજિંગની કેવી તક છે અને એનો ફાયદો લોકો કઈ રીતે લઈ શકે? તમને શું લાગે છે? તમે વર્ષોથી આ ટ્રેડ સાથે જોડાયેલા છો. મેં હાજર વેપાર કરી છે કે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હેજિંગ બહુ ક્યારેય કરતા નથી. હા, હેજિંગ ક્યારે કરતા નથી. અમે હાજર માલ કપાસિયા લઈ અને ફોરવર્ડ ખોળ વેચીએ છીએ. કપાસિયા લઈ અને ફોરવર્ડ કરે છે. એ પણ જો કે હાજરનો જ વાયદો થયો, કારણ કે માલ આપણે લઈ લઈએ છીએ પછી આપણે 50-100 રૂપિયા બોરી મળતા હોય તો અમે ફોરવર્ડ 2 મહિના 3 મહિનાની ડિલિવરી સાથે વેચીએ છીએ.
પણ જે વાયદો છે વાયદો ઘટવાની જગ્યા નથી, હેજિંગ વધવાની જગ્યા છે. શું કામ? હાજર માલ શોર્ટેજ જ છે. હા. પછી જો હાજર માલની શોર્ટેજ છે, વાયદો કોઈ ઘટવાના કોઈ કારણ રહેતા નથી. નથી, બરાબર. ઈ રીતે આગળ વધી શકે, પણ ઘટવાનું કોઈ વાયદાને ઘટે હાજર ઘટે એમ નથી. બરાબર, કદાચ બરાબર. ઇનકેસ હાજર માલ જ નથી તો ઘટવાનો સવાલ નથી. માલ મળતો નથી તો ઘટે ક્યાંથી? હા, એટલે વાયદાને ઘટી શકે નહીં. એવું છે, बराबर। नटू भाई बहुत सरस बात करी। दोस्तों, नटू भाई ने ये कहा है कि देखिए, बिनोला या बिनोला खली और कॉटन सीड ऑयल किसी का अभी स्टॉक नहीं है, तो आगे जाके जो कॉटन सीड खली का जो हमारा वायदा है उसमें भाव नीचे आने की कोई संभावना आगे नहीं दिखती है। दोस्तों, हम आज हमारा दूसरा सब्जेक्ट है कैस्टर। कैस्टर के बारे में भी बात करने वाले हैं। भाविन भाई हमारे साथ जुड़े हैं। गिरनार ऑयल इंडस्ट्री जूनागढ़ में उसका यूनिट है और उनका एक्सपोर्ट का बहुत अच्छा काम है। भाविन भाई, મારે તમારી આગળથી એ જાણવું છે કે આપણે જોયું કે જાન્યુઆરીથી માંડીને જૂન સુધીમાં દિવેલની નિકાસ પુષ્કળ થઈ। લગભગ ગયા વર્ષ કરતા આપણે જોયું તો 18 થી 20% વધારે દિવેલની નિકાસ થઈ। પરંતુ જુલાઈની શરૂઆતથી હું સાંભળી રહ્યો છું કે ચાઇનાની ડિમાન્ડ નથી। સૌથી પહેલા તમારી આગળથી એક્સપોર્ટ વિશે જાણવું છે અને પછી આપણે થોડું ક્રોપ વિશે પણ વાત કરવી છે। મને થોડું એક્સપોર્ટ વિશે તમારો શું વ્યૂ છે અને આગળ જતા હજી આપણે જુલાઈ મહિનાથી માંડીને હવે જુલાઈ પૂરો થયો, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર આ મહિના દરમિયાન પણ તમને કેવું એક્સપોર્ટનું ચિત્ર લાગે છે? મયુરભાઈ, થેન્ક યુ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આજે વેબિનારનું આયોજન તમે કરેલું અને જેથી કરીને બધા કેસ્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને ફાર્મર્સને એક સારો માર્ગદર્શન મળે એના બદલ તમે જે આયોજન કરી રહ્યા છો એના બદલ વેરી વેરી થેન્ક્સ। આભાર, આભાર। મયુરભાઈ, તમે જે ક્વેશ્ચન કીધો કે ભાઈ કોટનનું એક્સપોર્ટ કઈ રીતના થશે આગળ ઇન ફ્યુચર અને પાસ્ટમાં જે કેટલું વધ્યું છે, તો લાસ્ટ યરની કમ્પેરેટરમાં આપણે ગણીએ તો અત્યારે એવરી યર 8% જેવું તો એક્સપોર્ટનું વોલ્યુમ વધી જ રહ્યું છે। ડિમાન્ડ ઓવરઓલ વર્લ્ડમાં 8% તો ડિમાન્ડ વધી રહી છે कंपेरेटिवली। बट जनवरी से जून तक अभी गिनते हैं मयूर भाई। मैं हिंदी में इसलिए बात करूंगा, साथ में काफी हिंदी में राजस्थान आउटस्टेट के है, इसीलिए मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा। ओके, तो जनवरी से अभी तक का जून तक का दिखते हैं तो काफी अच्छा वॉल्यूम रहा और एक्सपेक्टेशन से काफी इंपोर्ट आयर्स ने किया है। ड्यू टू कोविड का रीजन भी कह सकते हैं कि सडनली उसको इंडिया में जो सेकंड वेव आया तभी उसको लगा कि भाई यहाँ पे वापस लॉकडाउन हो जाएगा, तो उसके हिसाब से उसने इंडस्ट्री बंद हो क्लोज हो जाएगी, तो उस सभी ने एक्सपोर्ट करने काफी वॉल्यूम का एक्सपोर्ट किया है। लास्ट 2 मंथ का देखेंगे तो एवरी मंथ 50,000 प्लस का एक्सपोर्ट हुआ है, जो एवरेज लास्ट मंथ का जो डेटा। भाविन भाई, जून में तो हमने 81,000 टन का एक्सपोर्ट यस एग्जैक्टली एवरेज देखे तो 50 यस एग्जैक्टली 81 टू मच हाई। अदरवाइज एवरेज वॉल्यूम 45,000 या 50,000 के नियर अबाउट रहता है। कंपेरेटिव लास्ट मंथ में तो काफी अच्छा वॉल्यूम हुआ। उसकी वजह से अभी नेक्स्ट मंथ में अभी देखे तो सितंबर में जुलाई में डिमांड नहीं है, ड्यू टू उसने पास्ट काफी इंपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट डन किया है। उसको लगा था कि भाई कोविड के रीजन से इंडस्ट्री क्लोज हो जाएगा और डिमांड नहीं, वहां पे सप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसी हिसाब से उसने काफी कॉन्ट्रैक्ट डन हुआ था। फिलहाल अभी चाइना का और यूरोप का वो काफी इतना बड़ा कोई डिमांड नहीं है, जिसके हिसाब से अभी डिस्पेरिटी भी काफी है। कैस्टर सीड और ऑयल का रेट दिखेंगे तो अभी नियर अबाउट चल रहा है। आज की तारीख का कैस्टर ऑयल का रेट जो है FSG कंडला डिलीवर का है 1145 और सीड का रेट भी सेम नियर अबाउट ही आपको मिलेगा। तो इंडस्ट्री को काफी डिस्पेरिटी काफी डिस्पेरिटी ड्यू टू ओनली एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, ये वजह भी कह सकते हैं। नहीं भाविन भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो पूरे साल का जो है, पिछले साल हमने देखा कि 6.5 लाख टन
हमने कैस्टर Yes. ऑयल का एक्सपोर्ट किया, इस बार Yes. आपको लगता है कि उससे बढ़ेगा, 7 लाख टन तक Yes, हम definitely. जा सकेंगे? एवरी ईयर देखेंगे ना मयूर भाई, तो 8% का एक्सपोर्ट तो बढ़ ही रहा है। उसी हिसाब से हम देखेंगे तो 7 लाख टन का तो डिमांड रहेगा ही रहेगा। और क्या एडिबल ऑयल का रेट भी देखे कंपेरेटिवली तो काफी हाई है। इसकी वजह से कॉटन कैस्टर का रेट भी आप कंपेरेटिव करते हैं तो काफी लोअर है इसके सामने, एडिबल के सामने। एक्सपोर्ट, भाविन भाई, एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, उसके साथ जो हमारा लोकल कंजम्पशन है, जैसे पेंट इंडस्ट्री में जाता है, डेरिवेटिव्स में जाता है, वो भी कंजम्पशन आपको इस बार बढ़ेगा ऐसा लग रहा है? यस यस डेफिनेटली मयूर भाई, डेफिनेटली। ड्यू टू एडिबल ऑयल का रेट जो है, जो पेंट इंडस्ट्री पहले क्या करते थे, सोया ऑयल और अदर एडिबल ऑयल यूज जो कर रहे थे, उसकी वजह से कैस्टर में वॉल्यूम कम था। फिलहाल डेरिवेटिव डीसीओ काफी प्रोडक्ट में अभी डिमांड है कैस्टर, तो मैं ये डेफिनेटली के साथ कह सकता हूँ कि लोकल कंजप्शन भी बढ़ेगा इन फ्यूचर। अभी भाविन भाई स्पोर्ट मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि पिछले 3-4 महीने में हम देखें तो जो कैस्टर ऑयल के प्राइस थे, गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे इंडिया में, तो वो बेंचमार्क प्राइस माने जा सकते हैं। हमने शुरुआत Yes. की थी 850-900 रुपया से, और हम जो Okay. 20 किलो के प्राइस है वो अभी हम पहुंच चुके हैं 1100 रुपये तक। हम प्राइस Yes. कैसा होगा ये नहीं बताएंगे, लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्राइस बढ़ता दिख रहा है वो बताता है कि Okay. इस बार जो क्रॉप साइज है वो बहुत कम है, और फार्मर जो है उनके पास तो आगे जाके ये प्राइस कितना बढ़ेगा ये मुझे आपसे नहीं जानना है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर ही जाएगा ऐसा आपको लग रहा है? थोड़ा आगे पीछे हो सकता है मयूर भाई, डाउन 50-20 रुपए, पर अब जाने का गुंजाइश ज्यादा है। ड्यू टू अभी जो एक 1100 पे लेवल पे जो सेलिंग आनी चाहिए थी फार्मर्स की, वो एक लेवल पे सेलिंग आ चुकी है। अभी नेक्स्ट लेवल आएगा 1155 या 1200 रुपए के नियर अबाउट। क्योंकि कंपेयर टू अदर कमोडिटी का रेट देखेंगे ना तो काफी हाई है, तो पहले जो हाई लेवल है वही सेल करेगा ना फार्मर्स। और भाविन भाई एक क्वेश्चन और भी है कि आपको क्या लग रहा है सोइंग कितना बढ़ेगा इस बार कैस्टर का? कैस्टर का सोइंग का क्या है मयूर भाई, ज्यादातर सोइंग जो है बनासकांठा नॉर्थ गुजरात में ही होता है। अभी वहां पे मैं तो पायलट प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो एवरी स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरे को जो फिगर आ रहा है, और मेरा जो अभी सोलवन एसोसिएशन जो काम कर रहा है, आपको मालूम है कि भाई पायलट प्रोजेक्ट कैस्टर ईल इम्प्रूव के लिए वो जो पायलट प्रोजेक्ट चला रहा है, उसका जो जिसने उसने बंदा रखा है, उससे मैंने लास्ट ही बात किया था। तो अभी नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट को मेन पॉइंट है कैस्टर के लिए। वहां पे इतनी अच्छी बारिश भी नहीं है, अभी वहां पे एटमॉस्फेयर बना हुआ है तो बारिश नहीं है। अगर समझ लो अच्छी बारिश होती है तो कैस्टर में सोइंग बढ़ेगा डेफिनेटली। कितना? वहाँ का 10 से area और 15% आप मान रहे हैं? डेफिनेटली 15% तो बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? इन फ्यूचर अगर बारिश कैसा रहेगा इसके ऊपर वेदर पे डिपेंड रहेगा सर। क्योंकि ये 15 अगस्त से 15 सितंबर ये कैस्टर का सोइंग टाइम है, तो वहां तक अगर बारिश अगर कम आई और मूंगफली और जैसे कॉटन का तो अभी सोइंग टाइम पूरा हो चुका है गुजरात और महाराष्ट्र में, तो मूंगफली का भी पूरा हो चुका है, लेकिन जो पल्सिस जैसे उड़द, तूर और ये जवार बाजरी के लिए अभी टाइम है। तो 15 अगस्त तक अगर जो एरिया में सोइंग के लायक बारिश नहीं होगी वहां फिर कैस्टर ही सोइंग होगा, वही एक ऑप्शन रहेगा। ये सही है? यस यस, 15% तो बढ़ेगा ही। बराबर, ठीक है ठीक है। भाई आप हमारे साथ बने रहे। अभी हम बीरेन भाई से कैस्टर के बारे में कुछ जानेंगे। बीरेन भाई, ओवरऑल आप कैस्टर के, बीरेन भाई तो बहुत सालों से कैस्टर मार्केट, जैसे ये एनसीडीएक्स में फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं था और हमारे अहमदाबाद और भाबर में जो कैस्टर का फ्यूचर चल रहा था वहां से बीरेन भाई ट्रैक कर रहे हैं, और एक्टिव पार्टिसिपेंट भी हम बोल सकते हैं बीरेन भाई को। बीरेन भाई, ये जो कैस्टर का अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे आपने सोयाबीन में इतनी बड़ी तेजी देखी, कॉटन सीड कैक में इतनी बड़ी तेजी देखी, हमने मस्टर्ड में भी इतनी तेजी देखी है,
कैस्टर में ऐसा लग रहा है कि इतना नहीं हुआ है, तो क्या पार्टिसिपेंट्स कम है या तो कैस्टर में अभी आगे क्या चांस आप देख रहे हैं? कैस्टर में बेसिकली इसका एक्सपोर्ट प्रोफाइल देखो तो 30-35% चाइना में गया है माल। और जिसको मैं फ्रेश डिमांड शायद नहीं कहूंगा, बट बैकलॉग ऑफ डिमांड कहूंगा। ये मींस कोरोना के समय जो जो गैप हो गया था, पहले तो वो फुल किया, फिर जो भाई कोई ने कहा कि भाई सेकंड लॉकडाउन आएगा और आगे शायद माल मिले ना मिले, जिसको सप्लाई साइड सिक्योरिटी जो बोलते हैं, तो उन्होंने वो कवरिंग कर लिया कि फॉरवर्ड कवर अपना थोड़ा इन्वेंट्री कवर थोड़ा बढ़ा दो। तो जनवरी टू जून एक्सपोर्ट्स 30-35% अप है। इवन यूरोप में भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि यूरोप में एक खुशी का समाचार ये है कि 20 साल के बाद यूरोप रिसेशन में से बाहर आ गया है, मंदी में से बाहर आ गया। 20 साल पुरानी मंदी यूरोप की खत्म हो गई। अमेरिकन इकोनॉमी इज इन फैंटास्टिक टर्म। शेयर बाजार को भूल जाओ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी इज वेरी सॉलिड, बहुत तेज। नियर टर्म में यह है कि अभी से 15-20 दिन से चाइना की बाइंग एब्सेंट है, वो नहीं ले रहे हैं अभी। वो भी शायद वो इंतजार करते होंगे कि वेदर पैटर्न, मॉनसून पैटर्न कैसी रहती। और जैसे कि नॉर्मली 15 जुलाई के बाद होती है और अप टू 31 अगस्त तक होती है। और सौराष्ट्र में जैसे आप जानते हो कि मूंगफली जो अर्ली अगेती मूंगफली जो निकलती है, उसकी जगह पे भी कैस्टर आता है, तो वो अक्टूबर में आएगा। अक्टूबर में सोएगी होगी मेरे हिसाब से। ऐसा भी कुछ पोर्शन है, अगर भाव अच्छा रहा तो। कभी तो इंटरक्रॉप भी बीरेन भाई, मूंगफली के साथ कैस्टर का इंटरक्रॉप का भाई पैटर्न आगे बढ़ चुकी है। और दूसरा एक ये है कि बियॉन्ड गुजरात भी कैस्टर थोड़ा देखना चाहिए। जैसे जो मेनली हम जब कैस्टर की बात होती है तो गुजरात, राजस्थान, आंध्र पे हमारी बात होती है, बट इधर में महाराष्ट्रवाड़ा में कहीं मैं कॉटन देखने लिए गया हूँ, तो बीच में वो रूट पे राजपीपला से आगे जाके महाराष्ट्र में एंटर हो तो नंदरबार, सकरबारा, सागबारा, वहाँ काफी कैस्टर एंक्रोच कर रहा है और अप टू नंदरबार चला गया है। मालेगांव तो काफी कैस्टर आज हो गया, आप उसको एक कैस्टर की मंडी भी बोल सको, इतना कैस्टर वहाँ है। इसी तरह हरियाणा में एलनाबाद, नौर, जहाँ डेवलप हुआ, फिर बाड़मेर साइड का जो जो बंजर जमीन का इलाका था, वहां भी धीरे धीरे कैस्टर हो रहा है। तो आगे जाके कैस्टर को आपको महाराष्ट्र पे भी एक नजर रखनी पड़ेगी, हरियाणा पे भी एक नजर रखनी पड़ेगी सप्लाई साइड के हिसाब से। डिमांड की बात है तो ये बेसिकली ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है कि सपोज चाइना और डोमेस्टिक सप्लायर दोनों ऐसा सोचे कि भाई ये पेरिटी नहीं है इस भाव पे, तो चलो कुछ दिन हम रुक जाते हैं। जो हमने कैस्टर 2019 में देखा था कि अचानक बायर गायब हो गया मार्केट से, किसी को लेना ही नहीं था। और फिर क्या हुआ, हिस्ट्री नजर के सामने है। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट जिसको बोले कि जहां बायर और सेलर दोनों ही कंसंट्रेटेड है और आपस में समझौती कर सकते हैं, तो वहां फ्री मार्केट या फ्री प्राइस डिस्कवरी नहीं हो सकती। तो मैं कोई प्राइस फोरकास्टिंग में नहीं जाना चाहता हूं, बट यील्ड के बारे में एक बात जरूर है कि हम जो मानते हैं कि 10 लाख आएगा उसके बदले 12 लाख आता है, हम मानेंगे 15 आएगा तो 17 आता है, हम मानेंगे 20 आएगा तो 24 आता है। तो कैरी फॉरवर्ड में लगातार हमारी भूल हो रही है, हम मानते हैं उससे बैलेंसिंग बड़ी ही रहती है। तो इसमें पूरी पिक्चर मिले दोनों साइड की, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, तो आगे उसको थोड़ा बेटर काम हो सके। और एक बात ये भी है कि कैस्टर खली में ये साल जिन लोगों ने हाइप्रो कैस्टर मिल किया है उनको प्राइस रिलेशन काफी अच्छा मिला है, तो उसको ये जो आप सीड और ऑयल की डिस्पेरिटी है ना, वो कुछ हद तक वो रिमूव कर सके हैं। नहीं बीरेन भाई, मेरा जो क्वेश्चन है यही है कि जैसे सोयाबीन, मस्टर्ड, कॉटन खली में जितनी तेजी हुई,
तो आगे जाके आप हेजिंग अपॉर्चुनिटी कैस्टर में किस तरह से देखते हैं? आपको क्या हेजिंग जो करना चाहते हैं उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? हेजिंग टाइम टेस्टेड मॉडल है केस्टर के लिए। जैसे केस्टर और गवार ये दोनों प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसमें मैंने कहा इस तरह मार्जिन कॉल मैनेजमेंट अगर अच्छा है, थोड़ा लीवरेज पे कंट्रोल रख के लोग काम करते हैं तो रिटर्न रिस्पेक्टेबल रिटर्न देते हैं। वो 2-3% बदला वाला जमाना चला गया, एफिशिएंट मार्केट में इतना ब्याज नहीं मिलता, बट 1-1.25% का रिटर्न वो दे पाएंगे। इसके लिए ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, अभी भी दे पाएंगे। जो स्किलफुल एजर है वो इसमें से 14-15% निकाल पाएगा और गवार कम में से 16-17% निकाल पाएगा। नहीं बीरेन भाई, जो एक आपने मेरी और आपकी बात हुई थी उसमें आपने हेजिंग के बारे में, कैस्टर के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि जो 8 जो एक पोर्शन में हेजिंग हो सकती है और उसमें एक हेजिंग अपॉर्चुनिटी कैस्टर के लिए बहुत अच्छी बन सकती है। तो उसके बारे में क्या लग रहा है आगे जाके? काफी अच्छे ये सोयाबीन में जित लोगों ने कमाया है, मस्टर्ड में कमाया है, खली में कमाया है, तो उसमें उन लोगों को कैस्टर में एंट्री करनी चाहिए तो उसको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? मैं जैसे मैंने कहा कि हर कमोडिटी का एक अपना अपना पर्सनालिटी होता है। जैसे मैं डिफरेंट जोनर में बात करूं, जैसे रजनीकांत की मूवी देखो तो एक आदमी हवा में उछल के 50 लोगों को मार सकता। दिलीप कुमार की मूवी देखो तो इट वुड बी फेयरली कंट्रोल। तो केस्टर की खुद की जो पहचान है वो ये है कि वो 3-4 साल में एक बार छोटा सा मस्ती करती है, बाकी स्टेबल कमोडिटी रहती है। ठीक है, ये बढ़िया दूसरी कमोडिटी दूसरी चीज देखो ना तो स्टेबल नहीं रहती है। बट आप फ्लैशबैक में जाओ, मैं करीबन एक जमाने में मैं एक्टिव ट्रेडर भी रहा था बाबर और अहमदाबाद में, और मोस्ट ऑफ टाइम मेरे सेल साइड के ट्रेड आते थे क्योंकि ब्याज बदला इतना रहता था कि 180 रुपए का बदला रहता था। तो हिस्ट्री में अभी तक का हिस्ट्री जो रहा है वो ये रहा है कि इस मार्केट ने हेजर को कभी निराश नहीं किया है। हाँ, कि उसके पास जेब में मार्जिन का पैसा चाहिए बस। बाकी मंदी वाले मार्जिन से मरते हैं, तेजी वाले बदले से मरते हैं। तो हेजर जो भगवान बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं, वो केस्टर में फायदेमंद रहता है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपने बीरेन भाई दिए हैं कि जो लोग अभी जैसे देखिए तो हम ये जो ट्रेड है पूरा कमोडिटी का, वो हम देख रहे हैं कि पहले जो जिस तरह से ट्रेड होता था उसकी जगह पर काफी यूथ लोग ये ट्रेड में आने लगे हैं। तो उनको ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उनमें उनको कुछ नया करना है और उनके लिए ये पहले जो बैठ के जो करते थे कि वो आप तो जानते हैं ये झूठा और फाटक, ये हमारी एक पुरानी जो बातें थी उसी टाइम में करते थे और अभी एक समय चेंज हो चुका है। एक ही बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर कैस्टर और गवार ये हम दोनों के बारे में हम जानते हैं कि स्पेक्युलेटिव कमोडिटी दोनों को बोलते हैं, और गवार में तो आपने देखा कि गवार गम का प्राइस 1 लाख रुपया और गवार का प्राइस 30,000 रुपया हो गया था। कैस्टर में भी ऐसा 2-3 बार हो भी चुका है। आगे जाके लॉन्ग टर्म में 2-3 सालों में आप कैस्टर के फार्मर, कैस्टर इंडस्ट्री और कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट, इनके बारे में आपका क्या व्यू बनता है कि ये ट्रेड कहां जाएगा आगे 2-3 सालों में? हम जिस मकाम में हैं उसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का अब वजूद नहीं रहा है। तो मैं जो यूथ ट्रेडर है या नए लोग जो इसमें आए हैं, वैसे तो क्या है कि हर मार्केट का डायनेमिक्स 4-5 दिन सालों में बदल जाता है। मार्केट हर 4-5 साल में नया बनेगा। आज के यूथ जिसका DIY डू इट योरसेल्फ उसका मोटो है, जो भी काम है वो खुद पे करेगा, मोबाइल पे ट्रेड करेगा, रॉबिनहुड पे करेगा अगर ग्लोबल मार्केट में है तो उनके लिए मेरी सलाह सिर्फ ये रहेगी कि बी सिचुएशनल। जैसे आप सरहद पे खड़े रहते हो
तो आपने पहले से मूड नहीं बना लिया कि यहाँ पे गोली छोड़ना है, क्योंकि दुश्मन वहां है तो आपको वहां गोली छोड़नी पड़ेगी। इसी तरह क्रिकेट मैच में, आप क्रिकेट के काफी शौकीन हो, मैच भी स्पॉन्सर करते हो, मैं भी आऊंगा कभी आपके हाथ के नाम लेने। तो इसमें भी जो बैट्समैन है वो बॉल आने से पहले डिसाइड नहीं करेगा कि मैं इस पे सिक्सर लगाऊंगा ही या तो इस पे हुक ही करना है। वो बॉल की डिलीवरी आने के बाद डिसाइड करता है कि यार, क्योंकि अगर वो यॉर्कर होगा तो उड़ जाएगा या गुगली होगा तो उड़ जाएगा, तो गुड लेंथ होगा तो वो स्किप कर देगा, बाउंसर होगा तो भी स्किप कर देगा, और शॉर्ट पिच मिला तो सिक्सर लगा देगा। तो इसमें भी बस बॉल कैसा आता है वो देखना है। बहुत बहुत अच्छी बात की आपने। रजनीकांत का भी एग्जांपल दिया, क्रिकेट की भी बड़ी बात की। बहुत आज आप मूड में थे और काफी अच्छी बात हमें आपने से जानने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद भाई, नटू भाई, भाविन भाई, राकेश जी और अरुण जी। हम आप सभी लोगों ने आज ये जो वेबिनार था कॉटन और कैस्टर, और ये हमारी जो खरीफ सीजन जो चल रही है उसके बारे में, और मॉनसून का प्रोग्रेस उसके बारे में हमने बहुत बात की, जिनके बारे में भी बात की। तो और जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनको एनसीडीएक्स आईपीएफ ट्रस्ट और कमोडिटी की तरफ से मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाविन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ आके बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। तो हम ये वेबिनार हम यहाँ अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद वीरेंद्र जी, धन्यवाद भाविन जी, कल्पेश जी। थैंक यू राकेश जी।